1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस न्यूटन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपना चल रहा है ज्योग्राफी, उसमें भी अपन क्या पढ़ रहे हैं। जैसा अपन ने अभी खत्म किया है पूरा पृथ्वी की गतियों से संबंधित पूरा टॉपिक खत्म किया है। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मैं अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। और अब अपन पढ़ रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर। एक्चुअल में हमारा पुराना चैनल था, उसमें बता दिया था, लेकिन अब जो नए तरीके से शुरुआत की है तो फिर पूरा नया ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, तो क्यों इनकी जरूरत पड़ी, तो किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देने से पहले क्या होता है, उसकी क्या करनी पड़ती है, नींव रखनी पड़ती है। तो वही है अक्षांश, यानी कि हमें अपनी पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो ग्लोब जो होता है वो हमें बताता है कि हमारी पृथ्वी पर क्या खिंचा हुआ है, किस तरीके से वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, कहाँ साउथ हेमिस्फीयर होता है, कहाँ पर ईस्ट होता है, कहाँ पर वेस्ट होता है, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। तो ये हमें क्या बताता है, मैप, यानी कि मैप बोले या फिर ग्लोब बोले, ये हमें पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी देता है। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर खींची गई है, ये हमें क्या बताती है, तो वही अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन इस तरीके से अपन ने पूरा पृथ्वी यानी कि ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी के जो है उसकी स्टडी करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए ग्लोब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, ये पूरा डायरेक्शन बताता है, किस दिशा में कौन सी दिशा कहाँ पर है, तो ये पूरा बताता है। हर किसी के पास मैप होगा, नहीं है तो सबको अपनी एक नई बुक आती है एटलस या ऑक्सफोर्ड की। तो ज्योग्राफी का मतलब ही है पूरा मैप के थ्रू पढ़ना, तभी आप पढ़ पाओगे। नई ज्योग्राफी को रटने का कोई सिस्टम नहीं है, हर चीज़ मैप में देखो तभी जाके आपके माइंड में बैठेगा, ठीक है। तो देखते हैं अक्षांश और देशांतर, यानी कि अक्षांश और देशांतर। ये हो गया लैटिट्यूड, ये हो गया लॉन्गिट्यूड। अक्षांश यानी कि इस तरीके से पृथ्वी पर सीधी खिंची हुई रेखा होती है, लेटी हुई रेखा होती है, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। लैटिट्यूड ये हो गया, ऊपर रहता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री, ये साउथ पोल हो गया, दक्षिण में हो गया 90 डिग्री साउथ पोल हो गया, ठीक है। ये जो खींची गई है, जो पृथ्वी को दो एक बराबर भागों में बांटती है, उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये भूमध्य रेखा खींची गई है, 0 डिग्री लाइन है ना, इक्वेटर लाइन खींची गई है। और लॉन्गिट्यूड में ये इस तरीके से खींची हुई रेखा होती है, एकदम सीधी, मतलब आड़ी जो रेखा होती है उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इस तरीके से। अब अपन आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे अक्षांश, पूरा अक्षांश के बारे में जानकारी देते हैं। अक्षांश अलग होते हैं, अक्षांश रेखाएं अलग होती हैं। अक्षांश जिस तरीके से अक्षांश क्या बताते हैं, किसी भी देश की स्थिति बताते हैं। अक्षांश क्या बताते हैं, कोई भी देश किस अक्षांश के बीच स्थित है। जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत कितने अक्षांश के बीच स्थित है, ठीक है, कितने देशांतर के बीच स्थित है, तो वही बताता है, ठीक है। ये नहीं कहते कि इतनी अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर अभी देखते हैं अक्षांश पूरा। तो अपन से पूछ लिया जाए कि अक्षांश और देशांतर क्या बताते हैं, तो अक्षांश और देशांतर किसी भी देश की स्थिति के बारे में बताते हैं। अब अगर अक्षांश रेखा पूछ ली जाए तो वो डिस्टेंस बताते हैं, वो कितनी दूरी के बीच, सॉरी जलवायु के बारे में जानकारी देती है। क्या जो होते हैं अक्षांश रेखाएं क्या बताती हैं, उस स्थान की क्लाइमेट बताते हैं। और अक्षांश है वो क्या बताते हैं, तो वो किसी भी देश की स्थिति के बारे में बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि वो कितने से कितने अक्षांश के बीच स्थित है, ठीक है। तो अपना अभी अक्षांश, अब देखते हैं अपन अक्षांश पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से अक्षांश, टोटल अक्षांश कितने होते हैं, क्या बताते हैं और किस तरीके से हमारी पृथ्वी पर खिंचे हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर अक्षांश, यानी कि ये है अपना अक्षांश। क्या होते हैं अक्षांश, भूमध्य रेखा से जो कोणात्मक दूरी होती है, एंगलात्मक डिस्टेंस जो होती है, उसको बोलते हैं अक्षांश। जैसे अगर बात करें, ये है 0 डिग्री लाइन, जो आपको दिख रहा होगा, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से अगर इस तरीके से मिलाते हैं, ये होते हैं अक्षांश, ये इस तरीके से, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से मिलाएंगे तो ये अक्षांश बोलेंगे। ये क्या होते हैं एंगलात्मक डिस्टेंस, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा, उस तरीके से बनते जाएंगे। ये इस तरीके से, इसी तरीके से साउथ पोल में रहेगा, इस तरीके से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश क्या होते हैं। तो अक्षांश होते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर जो लाइन रहती है भूमध्य रेखा से कोणात्मक डिस्टेंस, कोणात्मक दूरी को बोलते हैं अक्षांश, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि भारत की अगर स्थिति देखनी हो तो भारत की स्थिति किस तरीके से शो करते हैं। ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा शो कर देते हैं, इस तरीके से इंडिया बना हुआ है। तो ये किस तरीके से फैला हुआ है, इधर इस तरीके की लाइनें खींची होती हैं। तो अपन कहते हैं कि इंडिया जो है, यानी कि उत्तरी अक्षांश 4 से 36 डिग्री 6, इस तरीके से उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है। 8 यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश के बीच इंडिया स्थित है। ये कभी नहीं कहते कि इतनी अक्षांश रेखा के बीच भारत स्थित है। तो हमेशा क्या यूज करते हैं, अक्षांश यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा अक्षांश क्या होता है, भूमध्य रेखा से जो एंगलात्मक डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अक्षांश। टोटल अक्षांश की बात करते हैं तो टोटल अक्षांश कितने होते हैं, अक्षांश की बात हो रही है यहाँ पर। टोटल अक्षांश कितने होते हैं, तो 0 डिग्री लाइन को इसमें काउंट करते हैं, 0 डिग्री लाइन, और ये ध्रुवों तक पूरा जाता है। 90 डिग्री जो नॉर्थ होता है और 90 डिग्री ये साउथ होता है। इन सबको मिला के कितने होते हैं, 181 होते हैं। कितने, 181। वहीं अक्षांश रेखाओं की बात कर लेते हैं। अक्षांश रेखाएं मतलब भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं। अब इसको अगर हटा दिया जाए, ये खींची हुई है भूमध्य रेखा के जस्ट पैरेलल, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई जो रेखाएं होती हैं वो क्या कहती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनकी ये क्या बताती हैं, ये जलवायु यानी क्लाइमेट के बारे में जानकारी देती हैं कि यहाँ पर किस तरीके की जलवायु रहेगी। ठीक है, तो वो जानकारी देती हैं। टोटल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कितनी होती है, 0 + 90 ये रहती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, इस तरीके से रेखा खींचते जाएंगे। एक बिंदु ऐसा आएगा कि ये दोनों एक पॉइंट पे जाकर सिमट जाती है। क्या, एक पॉइंट पे जाकर सिमट जाती है। तो इस कारण से अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179। पूछी जाती है इनकी संख्या कितनी होती है, अक्षांश क्या होते हैं, तो अक्षांश बता देंगे कि अक्षांश क्या बताते हैं, दूरी बताते हैं कि कौन देश कितनी डिस्टेंस के बीच स्थित है वो बताता है, एंगलात्मक डिस्टेंस होती है। वही अक्षांश रेखाएं क्या बताती है, तो उस क्षेत्र की जलवायु के बारे में बताती है कि वहाँ की जलवायु कैसी रहेगी। ठीक है, ये टोटल कितनी होती है, 179 होती है। इसके बारे में कुछ जो फीचर्स हैं या फिर जो इनकी जो विशेषताएं हैं वो देखते हैं अभी। अब अपन देखते हैं कि कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, कौन सी मतलब कर्क रेखा कौन सी है, कौन सा आर्कटिक वृत्त है, तो ये पूरा अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ये भी है। और इनकी जो अगर बात बताएं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, मतलब इनके बीच की दूरी 111 है तो 111 ही रहेगा, इनके बीच में कोई मतलब घटेगा बढ़ेगा नहीं, बस। ठीक है, इतना अगर बात करते हैं अपवाद में, यानी कि वृत्त अगर ध्रुवों पर जाते हैं तो थोड़ी सी दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, 111.13 हो जाती है किलोमीटर में। लेकिन जस्ट अपन को इतना ही याद रखना है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब वृत्त यानी कि ग्रेट सर्कल कौन सा बनता है, तो ग्रेट सर्कल अगर बात करते हैं तो भूमध्य रेखा के पास का आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको एक तरफ का दिख रहा है वृत्त। लेकिन जब अपन पूरा पृथ्वी का मैप लेते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि सबसे बड़ा जो वृत्त बन रहा होता है वो भूमध्य रेखा के पास का बन रहा होता है। ये आपका दिख रहा होगा ये पूरा। तो सबसे बड़ा वृत्त की बात करते हैं, वृत्त कौन सा होता है, ग्रेट सर्कल कौन सा होता है, तो भूमध्य रेखा पर बनता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखना है कि ये अक्षांश रेखाएं हैं वो क्या बनाती है, तो अक्षांश रेखा जो होती है वो हमेशा क्या बनाती है, पूर्ण वृत्त का यानी कि जो पूरा सर्कल होता है उसका निर्माण करती हैं। तो आपके 3 पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा पर बनेगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है ये आपको याद रखना है, और पूर्ण वृत्त कौन बनाती है, अक्षांश रेखाएं बनाती है। इसके बाद देखते हैं पृथ्वी पर ये कर्क, मकर और आर्कटिक वृत्त, इनका ही निर्धारण क्यों किया गया है। इस क्यों का आंसर अगर आपको पता हो, नहीं था तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि इनका निर्धारण जैसे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सबसे पहले सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर, तो हमेशा ही लंबवत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर 2 से 3 बजे तक मतलब 12 बजे तक का टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, 2 से 3 बजे तक यहाँ पर खूब अच्छी मतलब ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्यों, यहाँ पर संवहनीय धाराएं, मतलब जैसे ही पृथ्वी गर्म होती है आसपास का जितना भी वाटर बॉडी है यानी कि समुद्र महासागर है, वहाँ का पानी क्या होता है, बाष्पन होता है और संघनन की क्रिया द्वारा बादल बनते हैं। तो यहाँ का मौसम हमेशा कैसा, यहाँ पे हमेशा गर्म और यहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है, ये आपका ये था। लेकिन सबसे पहले मैंने आपका कर्क और मकर का निर्धारण क्यों किया गया है, तो ये है पृथ्वी जो है उसकी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो सबसे ज़्यादा कर्क, मकर और भूमध्य इन रेखाओं पर निर्धारण, सबसे ज़्यादा सूर्य लंबवत चमकता है, सबसे ज़्यादा रोशनी देता है, तो इस कारण से इनका निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो पृथ्वी पर कर्क, मकर का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों से गुजरती है, तो अभी जस्ट अपन देश नहीं पढ़ेंगे, जब अपन पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, जैसे अफ्रीका, अमेरिका पूरा पढ़ेंगे तो उसे बताते जाएंगे कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजर रही है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे टोटल याद रखना है कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 16 देशों से गुजरती है,
भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री लाइन यानी कि इक्वेटर लाइन कहाँ से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है, तो 13 देशों से गुजरती है। वही मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि 8 देशों से गुजरती है। उसके बाद ये 66.5 अंटार्कटिका व्रत हो जाता है, 66.5 नॉर्थ में जाएंगे तो आर्कटिक व्रत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसमें एक आध दो क्वेश्चन और एक आध दो इम्पोर्टेंट बातें और हैं, तो अभी देखते हैं। अक्षांश में थोड़ा सा ये रह गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी यानी कि क्षेत्रफल में किस प्रकार से कमी आती है। अगर अपन अक्षांश की बात करते हैं तो दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, जैसे गोरे या गोरे में भी मापते हैं, मतलब इसकी एक इकाई है गोरे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखते हैं कि दो अक्षांशों में अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी या कमी, क्वेश्चन पूछा गया है। तो बता देते हैं कि आपको कैसे याद रखना, दो अक्षांशों के मध्य दूरी समान होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यानी कि ये आपका बना होगा, ये इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर लाइन से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, वृत्त जो है छोटा बनता जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये इतना छोटा वृत्त हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका और छोटा वृत्त होता जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या आगे ध्रुवों के ऊपर यानी कि ध्रुवों के ऊपर पहुंचेंगे तो क्या होगा, दो अक्षांशों के बीच दूरी समान होती है, लेकिन ध्रुवों पर जाएंगे तो इसके क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी हो जाएगी। ठीक है, लगातार कमी देखने को मिलती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध यानी कि जोन कहते हैं। जो पढ़ते हैं ना, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण, उष्ण, तो ये दो अक्षांशों के मध्य जब दूरी होती है उस दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो कटिबंध कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, ये जो आपकी दिख रही है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन यहाँ मतलब 0 से 5 डिग्री, जो 0 से 5 तक का होता है, यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ का, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर ऊष्मा जब सूरज चमकता है तो सूरज की ऊष्मा पड़ने के कारण क्या होता है, पृथ्वी ऊष्मा को एब्जॉर्ब करती है। और अब देखते हैं अपन अक्षांश के अंतर्गत कुछ विशेषताएं रह गई थी, कुछ बता दी है, जिसमें से एक दो और रह गई है। देखते हैं, दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो है समान रहती है, लेकिन इसमें थोड़ा अपवाद है कि अगर हम ध्रुवों के ऊपर जाते हैं, जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो जो अक्षांश है ना, उनके बीच की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज होने की वो टेंशन मत लो, क्योंकि सिर्फ अपन को इतना ही याद रखना है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। यानी कि बता दिया था। अब इसमें से देखते हैं 1 डिग्री बराबर कितना रहता है, यानी कि 1 यानी कि डिग्री बराबर कितना रहेगा, 111 किलोमीटर लगभग, याद रख लेना। इसमें से आपका ये देखना, दो अक्षांशों की मध्य दूरी समान होती है, लेकिन भूमध्य रेखा से ऊपर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसकी जो वृत्त है, वृत्त के जो क्षेत्रफल है उसमें कमी आएगी। क्यों, क्योंकि ये जो सर्कल दिख रहा है ना आपको, ये सर्कल कैसा होता जाएगा, ध्रुवों पर छोटा बनता जाएगा। भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त बनता है, जिसे वृत्त सर्कल बोलते हैं, यानी कि ग्रेट सर्कल के नाम से जानते हैं। और ध्रुवों पर क्या होता है, ये छोटा बनता जाता है। ये है, तो इसका पहला ये पॉइंट आपको याद रखना है। दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, कटिबंध यानी कि जोन बोलते हैं। कटिबंध या जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो भूमध्य रेखा पर सूर्य हमेशा लंबा चमकता रहता है, तो यहाँ पर अलग अलग जोन का निर्माण होता है, तो इन्हें कटिबंध कहते हैं। देखते हैं, जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर ये सूर्य, ये सन है अपना, इसकी जो रोशनी पड़ेगी तो आपको दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल भूमध्य रेखा पर लंबन पड़ती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध यहाँ पर क्या रहता है, सुबह 12 बजे तक का टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन जैसे ही 12 बजने के बाद यहाँ पर बारिश होती है, 2 से 3 घंटे तक की बारिश होती है, और बाकी फिर मौसम एकदम फिर से शांत है, कि एकदम समान हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी यानी कि ट्रॉपिकल जोन यानी कि उष्ण कटिबंध बोलते हैं इसको। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा आलसी रहते हैं, क्योंकि 12 बजे तक का टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला रहता है। तो यही है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। जैसे अगर आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा होगा तो अफ्रीका में ज़्यादातर बेरोजगारी रहती है, ज़्यादातर बीमारियाँ फैलती हैं। जो भी इबोला वायरस हो गया या फिर कोई जीका वायरस हो गया, ये ज़्यादातर बीमारी कहाँ से आई है, अफ्रीका ही से आई है। तो मेन कारण क्या है कि यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक मात्रा में होना, उसके बाद बारिश भी बहुत अधिक मात्रा में होना। तो मेन रीज़न यही रहता है। ठीक है, बारिश होगी तो क्या होगा, मच्छर पनपेंगे तो क्या होगा, बीमारियां जन्म लेंगी। तो वही है। तो यहाँ का उष्ण कटिबंध किसे बोलते हैं, जहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, एकदम लंबवत पड़ेंगी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसके बाद ये 0 डिग्री यानी कि 0 से 5 यानी कि ये रहता है 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में। ये 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ तक के बीच को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय जोन। इसके बाद अगर बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब जहाँ पर सर्दी भी रहेगी और गर्मी भी रहेगी। मौसम कैसा रहेगा, एकदम एक सा नहीं रहेगा,
सर्दी गर्मी दोनों रहेंगी, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन बोलते हैं। यहाँ पर एक कर्क वाला भाग आ जाएगा, नीचे जाएंगे तो ये कौन सा आ जाएगा, मकर वाला भाग आ जाएगा। कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों इसमें शामिल रहते हैं। 30 डिग्री अगर यानी कि 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण। वही हाल यहाँ पर है, 5 डिग्री नॉर्थ यानी 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ में जाएंगे तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण यानी कि टेम्परेट जोन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है मौसम परिवर्तन रहता है, ठीक है, सर्दी गर्मी दोनों पड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं ऊपर जाएंगे ध्रुवों पर तो इसको शीत यानी कि फ्रीज जोन बोलेंगे, फ्रीजिंग जोन बोलेंगे। तो ये है, यहाँ पर तो ज़्यादातर कोई लोग रहते ही नहीं है तो ये ध्रुवीय पोल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा टेम्परेट जोन किस तरीके से कटिबंध का निर्धारण होता है। तो ये अक्षांश के द्वारा ही होता है, जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अलग अलग तरीके से पृथ्वी ऊष्मा लेती है, पृथ्वी घूर्णन करती है, तो वहाँ पर किस तरीके से मौसम रहता है। तो ये जलवायु के बारे में जानकारी देती है कि अक्षांश रेखा है, और अगर किसी देश की स्थिति जाननी है तो अक्षांश बताते हैं, सिर्फ लैटिट्यूड बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि जलवायु क्लाइमेट के बारे में कौन जानकारी देती है तो वो देती है आपको अक्षांश रेखा, ठीक है। तो कल अपन देशांतर पढ़ेंगे, अक्षांश के बारे में पूरी जानकारी दे दी, कर्क मकर और 0 डिग्री लाइन कहाँ से किधर से होकर गुजरती है, कितने देशों से वो गुजरती है। इसके बाद आप कल यानी कि देशांतर पूरा पढ़ाएंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।